नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पार्ट सी का अध्ययन करेंगे। पिछले दो खंडों में ए और बी खंडों में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्यों थी, क्या महत्ता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, रंगपुर, इस प्रकार से विभिन्न स्थलों की जानकारी हम लोगों ने ली। और उसको लेते हुए हम लोगों ने कल पार्ट बी के अंतर्गत सामाजिक जीवन तक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पार्ट सी के अंतर्गत राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया, इस विषय की भी जानकारी यहाँ पर लेंगे। इतना ही नहीं, एक बात हम आप लोगों को बता दें, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी अवशेष मिले हैं, उन्हीं अवशेष के आधार पर उन्हें जो भी, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार हो, चाहे रंगपुर, चाहे चनबुद्रुक की लिपस्टिक की साक्ष्य मिले, चाहे बुर्ज की मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं, तो इन सभी अवशेषों के आधार पर ही हम लोग ये देख रहे हैं। हमारे विद्वान जो थे, विभिन्न लोगों ने बताया है जो कि वहाँ से ये साक्ष्य मिला और उन्हीं को विभिन्न जो कि इन्हीं अवशेषों के आधार पर ये बताया जा रहा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन के अंतर्गत वो लोग क्या मानते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, मानव प्रतीक के रूप में पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। आप लोगों ने सुना होगा उर्वरता के देवी। तो इस प्रकार से उन्हीं अवशेषों के आधार पर ही हम लोग इनका मूल्यांकन करते सिंधु घाटी सभ्यता के। तो कल हम लोगों ने मूल्यांकन किया था उनके विभिन्न अवशेषों के आधार पर। सामाजिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक जीवन में हम लोगों ने देखा था जो कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण का धारण करते थे। चनहुद्र से जहाँ तक लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, इतना ही नहीं, इसमें सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही हम लोगों ने देखा था समाज में मुख्य रूप से जो उच्च वर्ग थे वह विद्वान और योद्धा वर्ग थे, व्यापारिक वर्ग थे, व्यापारी का वहाँ बहुबाला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा था कल सामाजिक जीवन के अंतर्गत। विद्वान भी थे समाज में, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे, साज सज्जा के मामले में भी बहुत उत्कृष्ट तरीके के साज सज्जा थे। यहाँ तक कि पक्के रंग में रंगे हुए उनके पात्र का अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के। चनहुद्रों की बात करें, चनहुद्र से लिपस्टिक के साक्ष्य मिला। इतना ही नहीं, सूती में, गर्मी में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ठंडी में सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग वहाँ जो करते थे उसका भी साक्ष्य मिला। मनोरंजन के लिए चौपर और पासा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से अवशेषों के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो व्यापारी वह व्यापार करते थे, उन्होंने व्यापार में माप एवं तौल की पद्धति थी, गणित का प्रयोग था, 16 के गुणक का प्रयोग होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इन्हीं अवशेषों के आधार पर आज कल तक तो हम लोगों ने सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। आज हम लोग उसके राजनीतिक यानी सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन किस प्रकार था, उस राजनीतिक जीवन के संदर्भ में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें क्या वहाँ पूर्ण रूप से राजनीतिक जीवन को कोई साक्ष्य मिलता है, तो स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक जो जिससे कि ये बता दिया जाए जो कि 100% राजतंत्रात्मक ही था या 100% जनतंत्रात्मक ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पाइयों के राजनीतिक जीवन का अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन एक बात ये भी है जो कि वहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वे लोग वाणिज्य की ओर, व्यापार की ओर अत्यधिक आकर्षित थे। इस प्रकार से ये देखा जा रहा है जो कि अत्यधिक आकर्षित होने के कारण, अधिक आकर्षित होने के कारण वहाँ जो था यानी सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था वह वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका थी शासन व्यवस्था में, तो वह थी व्यापारी अर्थात वणिक वर्ग की। तो आगे बढ़ते हैं तो हंटर के अनुसार राजनीतिक संदर्भ में कहा गया है जो कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मोहनजोदड़ो के शासन क्या था, जनतंत्रात्मक। किसके अनुसार, तो याद रखिएगा हंटर के अनुसार। हंटर महोदय ने कहे हैं जो कि मोहनजोदड़ो के साक्ष्य के अनुसार ये पता चलता है जो कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक था। वहीं व्हीलर ने कहा है जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, उसमें धर्म की महत्ता भी देखी जा रही है। क्या थी व्हीलर के अनुसार, तो मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता भी थी।
ऐसा किसने कहा? तो वह कहा है व्हीलर महोदय ने। तो राजनीतिक क्या है? तो राजनीतिक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, जो कि स्पष्ट साक्ष्य अभी तक नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिला जिससे कि उसका स्पष्ट पता चल सके जो किस प्रकार का शासन था। लेकिन वहाँ के लोग वाणिज्य के समीप थे, वाणिज्य को अत्यधिक आकर्षित करते थे, अत्यधिक आकर्षित दिखते हैं साक्ष्य के आधार पर। इस प्रकार से वहाँ ये भी कहा जा सकता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस सभ्यता में। और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक थी, वहीं व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन व्यवस्था मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु आर्थिक जीवन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पहलू याद रखिएगा। पहला तो है कृषि और दूसरा व्यापार। कृषि और व्यापार के आधार पर ही पूरा के पूरा सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन दिखाई देती है। जैसे कि कृषि के अंतर्गत हम लोगों ने क्या कहे, अगर कृषि के अंतर्गत देखें तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की कृषि, चाहे जौ हो, चना हो, विभिन्न प्रकार की दलहन हो, गेहूँ हो, यहाँ तक कि चावल के भी अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। तो कृषि वहाँ थी महत्वपूर्ण। और दूसरी बात करें व्यापार की, तो व्यापार के क्षेत्र में आप लोग याद रखें जो कि आंतरिक व्यापार से लेकर के विदेश व्यापार तक भी इन लोगों ने किए थे। अगर विश्वास न हो तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से विशेष प्रकार के प्रमुख बंदरगाहों के भी अवशेष मिले हैं, जिनसे कि पश्चिमी देशों के लोगों से, पश्चिमी यूरोपियों से भी इन लोगों का व्यापार था। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोथल के ले सकते हैं, रंगपुर के भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से आर्थिक जीवन के अंतर्गत। पहला दिया गया है कृषि। कृषि वो क्या चीज़ की करती थी? तो गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, कपास आदि की खेती भी करती थी। और समृद्ध की बात करें तो आंतरिक और विदेशी व्यापार भी था। तो दो क्या चीज़ यहाँ पर देखें, तो पहला कृषि आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या निभाते? तो पहला कृषि, जिसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, कपास आदि की खेती करते थे। और दूसरी बात जो कि समृद्ध या उच्च कोटि की आंतरिक भी थी और व्यापार, आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों इन लोग करते थे। इसके प्रमुख बंदरगाह भी देखे गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि इन लोग विदेश व्यापार में काफ़ी उन्नत किस्म के व्यापारी करते थे। तो प्रमुख बंदरगाह भी मिले हैं। प्रमुख बंदरगाह कहाँ से? तो वह है लोथल, रंगपुर, सुरगोड्डा आदि से। माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया। माप तल के इकाई में 16 के गुणक में होती थी। इसके आगे देखें तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि पशुपालन क्यों किया जाता था? तो कृषि कार्य के लिए, व्यापार के लिए, परिवहन के लिए। और इसके अंतर्गत देखें तो कुंवर वाला बैल, गाय, भेड़, कुत्ता, बकरी, हाथी इत्यादि के होने का अनुमान पता लगाया गया है। और कृषि कार्य के लिए पत्थर और कांसे की लकड़ी का ही प्रयोग होता था। तो हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया जो कृषि आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि और व्यापार ही मुख्य थी। कृषि के अंतर्गत देखें तो उन्होंने गेहूं का भी खेती किए, जौ का भी किए, राई, मटर, तिल, कपास आदि की भी खेती किए। समृद्ध यानी उच्च कोटि की आंतरिक भी व्यापार थी, विदेश भी व्यापार थी। किस पे? मिस्र और मेसोपोटामिया तथा मध्य एशिया से इन लोग क्या क्या करते थे? व्यापार करते थे। यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह भी मिले हैं जिनसे ये लोग व्यापार करते थे, लोथल, रंगपुर और सुरकोटा से। अब यह बात करेंगे जो बंदरगाह ही क्यों मिले, क्योंकि पहले प्राचीन समय में जो भी सभ्यता का विकास हुआ, चाहे मेसोपोटामिया को हो, मेसोपोटामिया की आप ले ले, चाहे चीन की ले ले, चाहे भारत की ले ले, इन सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ था? तो नदियों के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपजाऊ मिट्टी होती थी, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होती थी, यहाँ तक कि परिवहन सुविधा के लिए नदियों के जल के माध्यम से ही ये लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो प्रमुख बंदरगाह भी मिले लोथल, रंगपुर और सुरकोटा से। माप की दशमलव प्रणाली, माप तौल के इकाई भी 16 के गुणक में होती थी। यहाँ तक कि बटखड़े का भी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अवशेष मिले। और पशुपालन के कार्य भी करते थे, जिसके अंतर्गत पशुपालन में क्यों करते थे? तो कृषि कार्य के लिए, व्यापार के लिए और परिवहन के लिए इन लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। पशु की बात करें तो कुंवर वाला बैल, गाय, भेड़, कुत्ता, बकरी इत्यादि का भी होने का अनुमान मिला है। और कृषि कार्य के लिए पत्थर का प्रयोग करते, कांसे का प्रयोग करते थे और लकड़ी का भी प्रयोग करते थे। उदाहरण के रूप में लकड़ी का हल भी मिला है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग अगर विशेष बात करें तो धार्मिक जीवन में ये लोग मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में, मानव, वृक्ष, पशु और धरती,
मुख्य रूप से बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक किस प्रकार का मिलता है धार्मिक जीवन के बारे में, तो मानव को भी रूप में भी ईश्वर की पूजा करते थे, दूसरा वृक्ष के रूप में ईश्वर की पूजा करते थे, पशु के रूप में ईश्वर की पूजा करते थे, और धरती की भी उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। इसके अंतर्गत देखिए तो ईश्वर की पूजा, मानव की पूजा और वृक्ष की पूजा तीनों रूप में करते थे। किन किन रूप में? मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पेड़ के रूप में। यहाँ तक कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना में भी ये लोग विश्वास रखते थे। आज भी देखें जो कि हिंदू में होती है भूत और मुस्लिम में होती है जीव, तो उस समय के लोग भी, सिंधु सभ्यता के लोग भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना विश्वास रखते थे। मातृ देवी रुद्र देवता अर्थात पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे और वृक्ष की पूजा करते थे धार्मिक जीवन के अंतर्गत। और विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिससे कि धार्मिक अनुष्ठान और शिव की पूजा करने का भी कहीं न कहीं विश्वास लोग रखते हैं हमारे इतिहासकार। कालीबंगा से अग्नि और स्वास्तिक के साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद आगे बात करें तो पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करते थे, जैसे कि समाधान के 3 प्रकार देखे गए हैं। पहला तो आंशिक, पहला पूर्ण, दूसरा आंशिक और तीसरा कलश समाधान। दाह संस्कार भी थे। तो पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास भी रखते थे और समाधान के भी कई सारे तरीके थे, जैसे कि आंशिक, पूर्ण और कलश दाह संस्कार भी थे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण का आधार की बात करें तो इहलौकिक और व्यापारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ भी सिंधु सभ्यता से ही होता है। इतिहासकार ये बताते हैं जो कि कांसे की मूर्ति भी मिली थी, एक नर्तकी की भी, और विभिन्न मोहरों पर भी बात किया जाए तो कई मोहरों पर पशुपतिनाथ के साक्ष्य भी मिले थे कई मोहरों पर। और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो कि उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता के ही मृण मूर्ति से एक क्या प्रकार का एक पौधा निकला दिखाया गया, गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जिससे कि उर्वरता की देवी का प्रतीक बताया गया है। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? ये लोग मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में, तीनों रूप में पूजा करते थे। यहाँ तक कि भूत प्रेत में भी ये लोग विश्वास रखते थे। मातृ देवी रुद्र देवता अर्थात पशुपतिनाथ अर्थात शिव की भी पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे। उदाहरण के रूप में पीपल के पेड़ के भी पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं धार्मिक जीवन के अंतर्गत। यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः किस लिए? तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए, सूर्य पूजा के लिए होता होगा। और कालीबंगा से 2 चीज़ मिले हैं, अग्नि और स्वास्तिक। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा धार्मिक जीवन के अंतर्गत पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और मृत्यु के बाद 3 प्रकार के संस्कार होते, 3 प्रकार के समाधान होते थे, पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान। वही बात करें धार्मिक दृष्टिकोण का आधार क्या क्या था, तो वह था अलौकिक और व्यावहारिक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, तो अलौकिक और व्यावहारिक। मूर्ति पूजा का आरंभ भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता है। और हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक बताई देता है। अब हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, यानी विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया आपको, जो भी अवशेष मिले थे उन्हीं आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहासकारों ने सामाजिक जीवन का चित्रण किया, राजनीतिक जीवन का चित्रण किया है, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अब उन्हीं अवशेषों के आधार पर, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं विभिन्न स्थलों से, उन्हीं अवशेषों के आधार पर ये बताया जा सकता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन जो हुआ, इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं दिखाई दे रहा है। विभिन्न विद्वानों के बीच, विभिन्न इतिहासकारों के बीच विभिन्न प्रकार के मत दिखाए जा रहे हैं। तो विभिन्न विद्वान क्या कह रहे हैं उनके बारे में देखें तो गार्डन चाइल्ड व्हीलर क्या कहते हैं, जो कि बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण, बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। दूसरा जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके क्या एवं एस.आर. राव क्या कहते हैं, जो कि बाढ़ आया, इस तरीका से बाढ़ आने से खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। एम.आर. साहनी का कहना है भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन के द्वारा, जल प्लावन अर्थात नदियों के से अत्यधिक मात्रा में जल निकलने के कारण, जल प्लावन के कारण और भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। वहीं चौथा बात करें तो आर.एल. स्टेन ने कहा और अमलादन घोष ने, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण। अब कौन कौन कहा जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ऑरेल
स्टेइन और अमलानंद घोष ने कहा जो कि जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। KUR कनेडी ने कहा जो कि प्राकृतिक आपदा उदाहरण के रूप में मलेरिया और महामारी से सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहली बात हम लोग ये कहें जो कि इनका जो पतन हुआ इसके अवशेष ये देखा जा रहा है जो कि पतन होने के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा जो कि बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव का बाढ़ के कारण, MR सहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन और जल उत्प्लावन के कारण, ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण। वहीं ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा था, जलवायु परिवर्तन के कारण। KUR कनेडी ने कहा था प्राकृतिक आपदा अर्थात मलेरिया और महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है वर्तमान समय के लिए, अगर देखा जाए तो एक प्रकार से देन की बात करें क्या है ऐतिहासिक कालक्रम के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित चीज़ें थी वो ऐतिहासिक कालक्रम में भी निरंतर रही है। अगर देन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित जो अनेक चीज़ें थी वो ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही है। इसके कुछ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं तो दशमलव पद्धति जो है सो आज भी चल रही है। सड़कें और नालियों की व्यवस्था करें, सड़कें और नालियों की अगर बात करें तो वह आज भी है, जो कि अगर बात करें उसकी तुलना में आज नहीं है उतनी अच्छी जितनी अच्छी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। प्रकृति पूजा की बात कर सकते हैं, वो भी पहले भी थी, उन्हीं की देन आज भी और मान लें। शिव पूजा भी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, आज भी हो रही है। इसके बाद एक नहीं अनेक प्रकार के बहुफसलें की बात करें, गेहूँ की भी देखे, बाजरे की भी देखे, जौ की भी देखे, धान की भी अवशेष मिले। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता की अगर बात करें सबसे प्रमुख देन क्या है तो नगरीय जीवन के क्षेत्र में उनका जो नगरीय जीवन था, और आज जो देख रहे हैं स्मार्ट सिटी जो आ रही है, उनका जो नगरीय जीवन थी सिंधु घाटी सभ्यता के, उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात करें जो कि सबसे प्रमुख देन क्या है तो वह है नगरीय जीवन, जो कि पूर्ण विकसित जीवन का सूत्रपात जो कहा जाए, पूर्ण रूप से जो विकसित नगर की बात किया जाए वो सबसे पहले कहाँ मिली थी तो वह थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है तो पहली बात याद रखिएगा दशमलव प्रणाली याद रखिएगा। दशमलव प्रणाली, माप तौल, बहुफसली प्राकृतिक पूजा, शिव पूजा, यहाँ तक कि जल का धार्मिक महत्व भी बताया गया है। उसके बात करें कृषि, बहुफसली कृषि की बात करें, कृषि के अंतर्गत के इसके आगे बात करें तो पशुपालन की बात कर सकते हैं, यज्ञ की बात सकते हैं, मोहर जो है आज के लिए उसमें भी मोहर का प्रयोग देखा गया। यहाँ तक कि बंदरगाह का भी ले सकते हैं, विदेश व्यापार को भी देख सकते हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात कहिएगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या थी तो वह थी नगरीय स्ट्रक्चर, नगरीय जीवन, जो कि सिंधु सभ्यता की बात करें सबसे प्रमुख देन क्या है तो वह है नगरीय जीवन। और पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात करें जो कि पूर्ण रूप से नगरीय जीवन सबसे पहले कौन सा था तो वह था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इस प्रकार हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, तो आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पाइयों के संगठन, राजनीतिक संगठन के बारे में कोई विशेष साक्ष्य के आधार पर पता ही नहीं चल रहा है जो कि किसी विशेष प्रकार की शासन था, राजनीतिक व्यवस्था था। वहीं हंटर ने कहा जो कि मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक, तो व्हीलर ने कहा जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों ने दो ही बातें कही, आपको मुख्य रूप से याद रखिएगा, कृषि और व्यापार। कृषि के क्षेत्र में बात करें तो विभिन्न प्रकार के बहुफसलें, चाहे गेहूं की हो, जौ की हो, बाजरे की हो, राई की हो, उन्होंने फसल किया। कृषि के साथ साथ उन्होंने पशुपालन किया। पशुपालन क्यों किया तो कृषि कार्य के लिए, व्यापार के लिए, परिवहन के लिए उन्होंने पशुपालन भी कृषि के साथ साथ। दूसरी बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से व्यापार किया, उनका आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, चाहे मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से व्यापार की बात हो तो आंतरिक और व्यापार, बाह्य व्यापार इनका बहुत उत्कृष्ट थे। वहीं बात करें इनके साक्ष्य मिले हैं, एक प्रमुख बंदरगाह भी कई जगह से मिले, जैसे बंदरगाह की बात करें तो लोथल, रंगपुर और सुटकोटा से कई सारे बंदरगाह मिले हैं। इनसे ये प्रमाण मिल रहा है जो कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से व्यापार होता था। यहाँ तक कि मिस्र की जो मुहर थी, सील, वो भी लोथल से मिले थे।
दशमलव प्रणाली की भी देखें, इनके व्यापार के अंतर्गत, आर्थिक जीवन के अंतर्गत क्या क्या प्रयोग होता है। दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया है। 16 के गुणक में इनकी तौल की इकाई की देखा गया। इतना ही नहीं, कृषि कार्य के लिए अगर बात करें तो ये लोग पत्थर और कांसे और लकड़ी का प्रयोग करते थे। वहीं हम लोगों ने धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखा तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत 3 बातें पहले देखे थे, जो कि इन लोगों ने, जैसे कि आज जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो मानव, वृक्ष और पेड़ तीनों रूप में इन लोगों के ईश्वर की पूजा करते थे। भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, ताबीज में विश्वास रखते थे। इन लोगों पशुपतिनाथ अर्थात शिव की पूजा, सांप की पूजा, वृक्ष की पूजा करते थे। धार्मिक स्नानागार बताया गया है, जो कि संभव रूप से धार्मिक अनुष्ठान और सूर्य की पूजा के लिए कालीबंगा से अग्नि और स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले। वहीं अगले देखें तो ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे और मृत्यु के बाद 3 तरह के दाह संस्कार करते थे, पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान। और ये लौकिक और व्यवहारिक था। विभिन्न अवशेषों से क्या पता चलता है, जो कि सिंधु सभ्यता के लोग ये लौकिक और व्यवहारिक भी था। और ये लोग सबसे पहले अगर बात करें जो कि मूर्ति पूजा कहाँ स्टार्ट हुआ तो वह हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। और अंतिम में एक बात ये भाई रखिएगा, जो कि उर्वरता की देवी के प्रतीक के रूप में ये बताया जा रहा है, जो कि एक मूर्ति के गर्भ से क्या है तो एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में, जो कि एक मूर्ति से, एक मृण मूर्ति के पेट से यानी गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया जा रहा है, जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक है। वहीं हम लोग पतन की बात करें तो कोई एक कारण नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार, विभिन्न अवशेषों के अनुसार विभिन्न इतिहासकार विभिन्न प्रकार के विचार दे रहे हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने कहा जो कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने कहा बाढ़ के कारण। वही M.R. साहनी ने कहा भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन के कारण। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने तो यहाँ तक कह दिया जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वहीं KUR कनेडी ने कहा जो कि प्राकृतिक आपदा हो गई होगी, मलेरिया और महामारी मुख्य रूप से। इन सभी कारणों के कारण विभिन्न प्रकार के मत के द्वारा विभिन्न इतिहासकार विभिन्न प्रकार के कारण बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के कारण। वहीं अगर हम लोग ये भी बात देखें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है, वर्तमान समय में बात करें ये क्या क्या देन हो सकती है ऐतिहासिक काल में, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें देन की ही अंतर्गत ऐतिहासिक कालक्रम में निरंतर कुछ न कुछ देख रहे, चाहे वो बात करें आप बहुफसलीय कृषि की या पशुपालन की बात करें, या बात करें मापतौल प्रणाली की, या नगर नियोजन की बात करें, तंत्र मंत्र की बात करें, शिव की पूजा की बात करें, अग्नि पूजा की बात करें, ताबीज की बात करें, यज्ञ की बात करें, मुहर की बात करें, जो आज भी देखी जा रही है, वो सब कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से ही निरंतर देन है, निरंतर चली आ रही है। तो वो मुख्य रूप से किसकी देन है, तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर सबसे बड़ी बात किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, तो वह आज की डेट में याद रखिए, ये जो स्मार्ट सिटी का जो चले आ रहे हैं सरकार के द्वारा, स्मार्ट सिटी यानी नगरों को किस प्रकार विकसित किया जाए, किस प्रकार से अच्छी नगर बनाया जाए, तो वह सबसे पहले अगर बढ़िया नगर थी तो वह थी नगरीय जीवन, वह थी सिंधु घाटी सभ्यता की। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन की बात किया जाए तो वह थी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ण विकसित नगरीय जीवन, जो कि आज ही उसका सबसे महत्वपूर्ण देन माना जा रहा है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। आपके अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता का और वर्ग की भी समाप्ति की घोषणा करते हैं। जाते गाते विशेष जरूरी सूचना, अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ मैं विकास, जय हिंद।